जी आज का दिन अहम है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र इस वक्त जारी कर रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि भी मौजूद है और इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनका संबोधन शुरू हो गया है। थोड़ी देर में अमित शाह जिन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है उनका भी संबोधन होगा। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। लाख रोजगाराच्या संधी आम्ही तयार करू आणि त्याचसोबत 10 लाख विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी विद्यावेतनाच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी नोकऱ्या करण्याकरता किंवा त्यांना रोजगार देण्याकरता अग्रसर असणार आहोत। दुसरं, मागच्या 2.5 वर्षामध्ये आम्ही सरकारी नोकऱ्यांवरचा सगळा निर्बंध हटवून जवळपास 1 लाख पेक्षा जास्त, आम्ही 75,000 घोषणा केली होती, पण 1 लाख पेक्षा जास्त नोकऱ्या या सरकारी क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत। आणि यासोबत आमचा प्रयत्न आहे की जो गरीब किंवा मध्यमवर्गीय आहे याला सौर आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर करून त्याच्या वीज बिलामध्ये 30% सूट हे आम्ही त्याला देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। त्यासोबत सरकार स्थापनेच्या 100 दिवसामध्ये विजन महाराष्ट्र 2029 अशा प्रकारचं एक विजन डॉक्युमेंट हे आम्ही तयार करू। विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आम्ही महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर कसं ठेवायचं हा आमचा प्रयत्न असेल। मेक इन महाराष्ट्राचं जे धोरण आहे ते अधिक प्रभावीपणे राबवून याला मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अशा प्रकारची परिस्थिती आम्ही तयार करू। महाराष्ट्राला फिनटेक आणि AI याचा हब म्हणून आम्ही तयार करू। फिनटेक आणि AI मध्ये सर्वात जास्त पुढच्या काळामध्ये रोजगाराची निर्मिती होणार है। तो देखिए अपने संकल्प पत्र में कई अहम वादे किए हैं। महाराष्ट्र के लोगों के साथ 25 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही गई है। यानी महायुति की जो 10 गारंटियां हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी और जो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनमें से कई गारंटियों को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में शामिल किया है। राम कृपाल जी स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। विकसित महाराष्ट्र के रोड मैप के तौर पर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को रखा है और जो कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र राम कृपाल जी जारी किया गया था उनमें जो बातें कही गई थी उसमें से कईयों का काउंटर भी हमें देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से ये होता ही है और मुझे पक्का पता था कि वो उसी लाइन पर या उससे बेहतर चीजें आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे किसानों का कर्ज माफ़ी का जो वादा किया है, जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जो सब कुछ सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है वो किसान है। वहाँ पे मौसम भी मेहरबान नहीं रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तब भी वहाँ दिक्कत है। तो किसानों के कर्ज माफ़ करने की जो बात है, अभी जब डिटेल आएगा और बाकी पॉइंट्स देखेंगे तो जाहिर सी बात है। और ये कि विकास तो सभी पार्टियाँ वादा करती हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें होंगी जब ये डिटेल आ जाएगा तब उस पर ज़्यादा हम बता सकते हैं। लेकिन अभी जैसे 25 लाख नौकरी युवाओं को देने की बात है और ये किसानों का कर्ज माफ़ी है, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जी रामकृपाल जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। जो नौकरियों पर बातचीत हो रही है, 25,000 नौकरियां, देखिए 25 लाख नौकरियां, तो ये बेरोजगारी का मुद्दा एक बड़ा रहा है और मुझे लगता है हर स्टेट में रहा है। जब केंद्र सरकार बेरोजगारों को लेकर इतनी योजनाएं चला रही है कि रोजगार के अवसर देंगे और रोजगार के नए नए अवसर आएंगे, ऐसे में महाराष्ट्र भी अछूता नहीं, ये दिख भी रहा है गारंटी में भी और संकल्प पत्र में भी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी जो मोदी जी ने पिछली बार ये किया था कि कितने लाख रोजगार को 5,000 रुपये भत्ता दे करके उनको ट्रेनिंग देंगे, तो ये इस तरह की जो स्पेसिफिक चीज़ें आएँ, वैसे ही कह देना कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, वो बड़ा विवादास्पद होता है, उसका कोई वो नहीं होता। लेकिन स्पेसिफिक अगर योजनाएं कोई ऐसी आती हैं, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने प्रॉमिस किया था और उस पर शायद काम भी हो रहा है, शुरुआत हो गई है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दीजिए युवकों को और उनको डिफरेंट जगहों पर जो बाकी प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं या प्राइवेट संस्थान हैं या सरकारी हैं, वहाँ पे उनके रोज़गार की गारंटी मिले। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें अभी जब डिटेल
सारी चीजें हम देखेंगे तो कुछ न कुछ आएगा इसके लिए। अच्छा, इस बीच रामकृपाल जी, थोड़ी देर पहले हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, शरद पवार ने जो इंटरव्यू दिया एक अंग्रेजी अखबार को, उसमें इस बात का भी जिक्र किया है कि एमवीए की रफ्तार को बहुत हद तक रोकने का काम किया महायुति सरकार की योजनाओं ने। लाडली बहना योजना का भी वो जिक्र करते हैं, जिसमें 1500 रुपए दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि हम अगर सत्ता में आए, एमवीए की अगर सरकार बनी तो हम 3000 रुपए देंगे। एक तरफ हमारे देश में फ्री बीज की जो पॉलिटिक्स है उसकी बहुत बातें होती हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने घोषणा पत्र में ऐसे ऐसे लोक लुभावन वादे करती आई हैं, और दूसरी तरफ यह सिलसिला और आगे बढ़ता हुआ हम देखते हैं। कैसे आप इसे देखेंगे, कैसे आप इसे एनालाइज करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, एक ऐसा ये रोग, जैसे मैंने कहा ना कि इसको क्या कहते हैं कि नेसेसरी इविल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि न चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। और सबसे खराब बात इसमें ये होती है कि जिसको ये लगता है कि शायद हम सत्ता में नहीं आएंगे, वो इतने बड़े बड़े वादे कर देता है कि उसको पता है कि हमने सत्ता में नहीं आना है। उससे परेशानी क्या हो जाती है कि जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको भी वोट जीतने के लिए फिर उसी राह पर उतरना पड़ता है। और हालांकि मैं मानता हूं मोदी जी भी इस बात पर चिंता व्यक्त कर चुके थे कि ये प्रतिस्पर्धा जो है एक तरह से फ्री बीज, ये तो ऐसे है कि जैसे पैसा देके वोट खरीदना हुआ। तो इसकी सब निंदा करते हैं और मुझे लगता है देर सवेर अदालत इस पर कोई न कोई निर्णय जरूर करेगी और चुनाव आयोग भी इसको ध्यान रखेगा। ये चुनाव सुधार का एक बहुत बड़ा पॉइंट होना चाहिए कि कैश दे करके वोट की बात करना गलत है। कल ही आप किसी योजना के तहत उसको कर लीजिए, वो एक चीज अलग। जी, कल ही राहुल गांधी ने फ्रीबीज का आरोप लगाते हुए कहा कि जो कांग्रेस की योजनाएं थी वो बीजेपी हमें कॉपी कर रही है। रामकृपाल जी, है ना कि देखिए आप लोकसभा चुनाव की याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, 1 जुलाई को बैंक जा करके देखिएगा आप लोग, खटाखट खटाखट खटाखट। अब ये क्या था? अब अगर इस तरह की बातें, आप एक राष्ट्रीय पार्टी जो 70 साल में सबसे ज़्यादा राज की हुई है, कम से कम आप कुछ भी कहते हुए ये सोचिए कि इससे क्या होगा। तो बाकी पार्टियां भी, चूंकि वोट का मामला है और सभी लोग जानते हैं कि एक होता है कि इकोनॉमिज्म एंड रिफॉर्म एंड सोशलिज्म गो टुगेदर। बिल्कुल। आप किसी को कुछ अगर ऑफर करते हैं तो बड़ा मुश्किल है उसको ये कह के रोक देना कि नहीं 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 रुको। तो ये जो चीज है, अपॉर्चुनिज्म जो है, वो जनता के बीच होता है। एक वर्ग जो दबा कुचला है, जो डेली वेजेस के लिए रोग परेशान है, ठेला लगाता है, जिसकी कमाई 400-500 रुपए होती है, अगर आप उसको कह देंगे कि हम 2000 रुपये आपको महीना आपके भेजेंगे, किसको बुरा लगता है? फिर वहाँ धर्म, आइडियोलॉजी सब खत्म हो जाती है। तो ये कुप्रथा है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब ये कुप्रथा जो अपोजिशन में होता है, जिसको लगता है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पाएंगे, तो ऐसी खाई खोद दो कि जो बैठा है कुर्सी पर उसके लिए परेशानी पैदा हो। ये जो है, एक जो मैं इसको ये कहता है नेगेटिव कंपटीशन जो है कि किसी की लकीर को मिटा करके अपनी लकीर को बड़ा बनाना, ये बंद होना चाहिए। आप बड़ी लकीर खींचिए, आप आइए। और इसके लिए तो मैं एक बात कहूंगा, कभी न कभी वो दिन आएगा, बहुत दिन से डिमांड उठ रही है कि जो भी पार्टियां घोषणा पत्र बनाती हैं वो एक तरह का बजट पेश करें कि ये पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च होगा। आप खर्च की बात तो बताते हैं, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पैसा आएगा, आप बजट बनाइए उसके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अक्सर चुनावों के दौरान इस बात का जिक्र भी होता है, लेकिन इस पर अमल हो पाएगा क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन शुरू होने वाला है। क्या क्या है बीजेपी के संकल्प पत्र में, सुनते हैं। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी पीयूष गोयल जी, राव साहब दानवे पाटिल जी, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, आज जिस संकल्प पत्र पर हम बात करने के लिए एकत्रित आए हैं, ये बनाने की समिति के हमारे अध्यक्ष
श्री मुनगंटीवार जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी और आज यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार बंधु भगिनी, आप सभी का मैं मन से स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की। और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है। आज यहाँ पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। इस वक्त हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया है। मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं अंबेडकर जी की भूमि पर खड़ा हूं, तब अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ अंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि अंबेडकर जी की वो नहीं हो सकती। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज है। हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज देने वालों की विफलताओं से बोध लेते हुए मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र कैसे हो, इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी। आज चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। मित्रों, मुझे गत चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने कहने आया हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को आपका मैंडेट दीजिए। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी। 19 में भी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए था, मगर जनादेश का द्रोह कर सत्ता की लालच में वो जनादेश को नकारा गया और अंतोतगत्वा जो कृत्रिम होता है, जो बनावटी होता है, वो लंबा टिकता नहीं है। वो सरकार गिरी और फिर से महायुति की सरकार बनी। महायुति एक मुश्त होकर, एकजुट होकर मोदी जी के नेतृत्व में सिद्धांतों के आधार पर महाराष्ट्र का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रही है और अघाड़ी की सरकार बनाने का जो लोग दावा कर रहे हैं, उनका चुनाव अभियान भी आंतरिक विरोधाभासों से घिरा हुआ है। मैं आज इस मंच से
उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्मानीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती, और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था समृद्ध भारत का। 11वें अर्थतंत्र से हमने 10 साल के अंदर ही देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है, और हमारा वादा है कि 27 में हम भारत को 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे। इस वादे की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय, पीने का पानी, मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज, ये देने का काम भी हमने किया है। और दूसरी ओर अघाड़ी है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है, और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आम्बेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आम्बेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए, और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो, और ये कांग्रेस ने
सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। मित्रों, मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं। और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सकता है। मित्रों, देवेंद्र जी ने संकल्प पत्र की प्रमुख बातें बताई हैं, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने करीब करीब 10 साल के अंदर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे। 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया वो महाराष्ट्र की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ रुपए, और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। एक और करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया, और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दिया। मैं अघाड़ी के मित्रों को पूछना चाहता हूं, आपका हिसाब आप महाराष्ट्र की जनता के सामने रखेंगे क्या? 10 साल तक महाराष्ट्र को कितना अन्याय हुआ, जबकि उस वक्त भी ऊपर और नीचे दोनों जगह आपकी सरकार थी। और 10 साल में हमने 10 लाख करोड़ रुपया दिया, जब दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। ये अंतर है महायुति और अघाड़ी के बीच में। हमने सिंचाई नेटवर्क को नीलवड़े बांध, गोसीखुर्द, टेम्बू और जलयुक्त शिवार जो देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना लाए थे, इससे महाराष्ट्र की भूमि को सिंचन क्षेत्र के अंदर 30% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी यूपी सरकार ने किया। नदियों को जोड़ने के हेतु नारपार, दमनगंगा, गोदावरी और वैतरणा का विकास करने का काम भी हमने किया। 11 वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई। 128 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो का विस्तार हुआ। शिरडी और सिंगदुर्ग में नए हवाई अड्डे और टर्मिनल बने। 13,000 करोड़ से मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली से सीलिंग जोड़ने वाले मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण पूरा हुआ। वासी पुल का विस्तारीकरण हुआ। मेट्रो फेज 1 का निर्माण समाप्त हुआ। अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण हुआ और 76,000 करोड़ से वाधवान बंदरगाह का निर्माण का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया, जो एशिया का
सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और सबसे ज्यादा कंटेनर उतारने की और चढ़ाने की आवागमन की क्षमता इसकी होगी। और बैनगंगा नलगंगा इंटरलिंक परियोजना, घोसी खुर्द परियोजना जो लगभग 63 टीएमसी पानी को मोड़कर विदर्भ में नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुलढाणा जिले के 3,71,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करेगी। इससे विदर्भ की प्यासी धरती को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और ये 85,000 करोड़ की योजना अगले 10 साल में हम इसको पूरी करेंगे। 2200 करोड़ से खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर सुरंग बनाकर हमने एक बड़ा साहस करने का निर्णय किया है। 24 में सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, पुणे और कोल्हापुर में नए टर्मिनल बने और पालघर जिले में बहुउद्देशीय बंदरगाह बनाने का भी हमने निर्णय किया। 13,000 करोड़ के निवेश से 2800 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 2 पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू हमने किए और सिरवाटा पुणे 1800 मेगावाट और भीवपुरी रायगढ़ में 1000 मेगावाट की योजनाओं को भी हम लेकर आए। इसके अलावे आज एक प्रचार हो रहा है कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। मैं अघाड़ी के मित्रों को याद कराना चाहता हूं, जब अघाड़ी की सरकार कुछ समय के लिए चली तब महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में फिसल रहा था। महाराष्ट्र एफडीआई इन्वेस्टमेंट में 4थे नंबर तक फिसल गया था। हमारी सरकार बनने के बाद, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी और अजित दादा की सरकार बनने के बाद दोनों वर्ष में हाईएस्ट एफडीआई अगर कोई एक राज्य के अंदर आया है तो वो महाराष्ट्र में आया है। वो आपको याद होना चाहिए। शरद पवार जी जिस प्रकार के वादे करते हैं और जिस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं, इसका सच्चाई से किलोमीटरों तक कोई संबंध नहीं होता। झूठे आरोप कर कर, एक विमर्श खड़ा कर कर, एक नकली जनादेश लेने का आपका जो आदत है वो इस बार सफल नहीं होने वाला है। इस बार महाराष्ट्र की जनता महायुति के पक्ष में खड़ी है। मित्रों, संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षर ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूटी सरकार ने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि $5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसकी पूर्ति महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले ही। मेक इन महाराष्ट्र नीति के तहत भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र को हम प्रस्थापित करेंगे। देश का पहला समर्पित AI विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की जाएगी। नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक को आधुनिक एरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन के केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ढेर सारे उपाय भी हम लेकर आए हैं, जिसमें उर्वरकों पर SGST में से छूट और
जो SGST है वो सब्सिडी के रूप में वापस दिया जाएगा। सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 6,000 का MSP हम सुनिश्चित करेंगे और सोयाबीन को प्रोसेसिंग के लिए समर्पित मूल्य श्रृंखला सोयाबीन उत्पादित करने वाले क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जाएगी। मोदी जी ने लखपति दीदी का एक कंसेप्ट रखा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। इसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों को और कई औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। अक्षय अन्न योजना के तहत प्रतिमाह मुफ्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली, तेल, नमक, हल्दी, सरसों, जीरा और मसाले इस सबको समाहित किया जाएगा और कौशल जनगणना का देश में सबसे पहला प्रयोग हम महाराष्ट्र में करेंगे। स्किल की जनगणना कर जिस युवाओं के अंदर स्किल है, टैलेंट है, उनको उचित जगह पे उनको प्लेसमेंट कराने के लिए एक नई मशीनरी हम खड़े करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र, जिससे 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण होगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के व्यवसाय के लिए 15 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण और इसकी गारंटी भी महाराष्ट्र सरकार लेगी। और OBC, SC, BC, EWS, NT और VJNT के पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क से पूर्णतया मुक्ति दे दी जाएगी। महाराष्ट्र में कई प्राचीन और ऐतिहासिक किले हैं जो राज्य के गौरव के प्रतीक है, एक महान संघर्ष के प्रतीक है और एक किला विकास प्राधिकरण बनाकर हम इसके संरक्षण और संवर्धन की भी नीति लेकर आएंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता नीति अपनाई जाएगी, जिसमें आधार सक्षम सेवा वितरण को लागू किया जाएगा। जबरन और धोखाधड़ी से और लोभ से धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जाएगा और कृषि और मानव बस्ती के क्षेत्रों में पशुओं से क्रॉप का जो हानि होता है उसको रोकने के लिए AI, ड्रोन और रेडियो कॉलर जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भाई और बहनों, ये संकल्प पत्र महाराष्ट्र के हर वर्ग के, हर भौगोलिक क्षेत्र के और हर आयु वर्ग के, सामाजिक वर्ग के और आयु वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर प्राप्त किया है, सुझाव प्राप्त कर बनाया गया है। ये एक प्रकार से समग्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिघोष है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जब जब युति की सरकार आती है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनती है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और जब जब अघाड़ी की सरकार आती है तब तब महाराष्ट्र में केवल और केवल राजनीति होती है। महाराष्ट्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को राष्ट्र का, देश का प्रमुख राज्य बनाने के लिए और हर क्षेत्र में देश में महाराष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए मैं अपील करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को कि आप मोदी जी के नेतृत्व में महायुति का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और NCP अजित दादा को आपका समर्थन दीजिए। कमल फूल, धनुष बाण और घड़ी पर अपना कीमती वोट देकर महाराष्ट्र के विकास में आप सहभागी बनिए। यही मेरी महाराष्ट्र की जनता से प्रार्थना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे MVA की गारंटीज भी सामने आएंगी, लेकिन कई अहम बातों का जिक्र अमित शाह के संबोधन में किया गया है, संकल्प पत्र जारी करने के बाद किया गया है। एक तो उद्धव ठाकरे से कई सवाल पूछे गए हैं। कहा गया है कि राम मंदिर का विरोध करने वालों के आप साथ हैं या नहीं, ये बताएं। 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ हैं उद्धव या नहीं?
ऐसे बयानात जो कि एमवीए के घटक दलों की तरफ से और खास करके निशाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से वीर सावरकर के लिए जो दिया गया, क्या ऐसे लोगों के आप साथ हैं या नहीं, ये बताएं। उद्धव ठाकरे को लेकर हमला बोलते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। एक बड़ा मुद्दा मुस्लिम आरक्षण का भी उनकी तरफ से उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एमवीए के जो घटक दल हैं वो मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए नाना पटोले के कथित पत्र का जिक्र भी आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया और पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र की जनता मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। बयान आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो बड़े बयान अमित शाह की ओर से कहा गया। महाराष्ट्र के लिए क्या किया जाएगा ये भी उन्होंने कहा। अब देखिए, आप देखिए, किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, महिलाओं को 2100 रुपए महीने दिए जाएंगे, महिलाओं के लिए भी इसमें योजनाएं हैं, युवाओं के लिए स्किल सेंटर खोलेंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। संकल्प पत्र में किसानों के लिए भावांतर योजना आगे बढ़ाई जाएगी, जो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है बीजेपी के संकल्प पत्र में। इसके अलावा कुछ अहम बातें कही गई हैं। 5 साल में 25 लाख नौकरियां, SC ST OBC को बिना ब्याज 15 लाख लोन देने के लिए वादा किया गया है। 45,000 गांव में सड़क निर्माण कराया जाएगा, ये भी कहा गया है। 50 लाख लखपति दीदी बनाने की योजना है, जो कि ऑलरेडी योजना चल रही है, लेकिन उसके आगे का क्रियान्वयन होगा। आशा वर्कर का जो वेतन है वो 15,000 आगे होगा। सोयाबीन के लिए 6,000 MSP तय होगी। मुफ्त राशन स्कीम में इजाफा होगा। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो बीजेपी के संकल्प पत्र में महाराष्ट्र को लेकर जो आज जारी हुआ उसमें कही जा रही हैं। तो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को लेकर, मिशन डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ी बात कही गई है अमित शाह की ओर से। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। साथ ही साथ ऑपोजिशन पर बड़ा हमला भी अमित शाह की तरफ से बोला गया है। यह भी आरोप लगाया गया कि उलेमाओं के आवेदन को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है, जबकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन एमवीए मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। यह बड़ा आरोप आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लगाया गया। उन्होंने क्या कहा अपने संबोधन में, सुनिए। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? ST SC OBC दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो, और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। तो ये बड़ा मुद्दा उठाया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है? उलेमाओं का एक लेटर जिसका जिक्र किरीट सुमैया ने सबसे पहले किया, बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस ने फिर इस खबर को खारिज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये फर्जी लेटर है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र की जनता जो है वो क्या इस फेवर में है कि मुस्लिम आरक्षण दिया जा सकता है? एमवीए और कांग्रेस पार्टी तो हामी भर रही है मुस्लिम आरक्षण पर, यह कहा है उन्होंने। देखिए, ये चुनाव के समय ये मुद्दा बहुत हर बार उठ जाता है और सब लोग इस सच्चाई को जानते हैं। दो चीजें हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, ये संविधान में साफ बात है, बिल्कुल। लेकिन कोई भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो पिछड़े हैं उनको, जो पिछड़ों का आरक्षण है उसमें मुसलमान की वो जातियां मुस्लिम समाज की आ सकती हैं, उनको मिल सकता है। और ये बंगाल में भी किया गया है, आंध्रा में भी है और कर्नाटक में भी शायद है, तो कई जगह, उससे आपत्ति नहीं। वो सीधी एक बात है कि जो पिछड़ा समाज है, जो पिछड़ी जातियां हैं, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की, अगर वो OBC लिस्ट में डाल देते हैं तो उनको मिलता है, उसका कोई विरोध नहीं है।
लेकिन जब जब ये बात होती है, जैसे लालू प्रसाद यादव ने याद होगा आपको, जब उनसे पूछा गया था कि धर्म के मुसलमानों को आरक्षण, तो उन्होंने कहा हाँ होना चाहिए। अब जबकि यह है कि भाई धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन पिछड़ापन, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, राइट, वो किसी भी जाति के हों, उन जातियों को पिछड़ों के वर्ग में जोड़ा जाता है और बहुत जगह पे है जी। तो बात वही है। देखिए ये ऐसी बात उठा करके जो नहीं हो सकती उसका फायदा उठा करके ये ध्रुवीकरण का एक पूरा प्रयास किया जाता है। ईमानदारी की बातें है। अच्छा, जो उलेमा का जो चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पर कोई भी पार्टी हाँ नहीं कर सकती। उसमें है संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात। अब ये संघ पर प्रतिबंध केवल महाराष्ट्र में तो लग नहीं सकता। उसमें यह भी है कि सारे जितने भी माइनॉरिटी के लोग बंद हैं जेलों में 2012 के बाद से लेकर के सबको छोड़ दिया जाए। ऐसी चीजें हैं। कल भी मैंने यह सवाल उठाया था कि अगर ये कांग्रेस का ऑफिशियल नहीं है तो कम से कम जो कांग्रेस के नेता हैं जिनका नाम आ रहा है उनको खुलेआम कह देना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया कि ये फर्जी लेटर है और नाना पटोले के दस्तखत भी जो हैं वो फर्जी हैं। नहीं, एक बात कह रहा हूं कि नाना पटोले जी को खुद ये बात कह देनी चाहिए थी कल ही, क्योंकि उनके प्रवक्ता जब आते हैं तो वो ना तो ना कहते हैं ना हाँ कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी एक मसाला है कि अगर जो सही समझ रहा है वो हमारे प्रति वोट देगा, जो गलत समझ रहा है वो हो सकता है न दे, इसलिए चुप्पी साध लो इस पे। बिल्कुल यही सवाल पूछा है रामकृपाल जी, बड़ी बात आपने बताई। ये सवाल उद्धव ठाकरे से भी पूछा अमित शाह ने कि आप तो समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस के जो नाना पटोले वो एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को, उलेमा बोर्ड जो कह रहा है, तो फिर आप क्या उसका समर्थन देंगे और फिर जनता क्या उसका समर्थन करती है? कांग्रेस और एमवीए से सीधा सीधा सवाल पूछा है अमित शाह ने। तो आज संकल्प पत्र जारी किया गया, कई बड़े वादे किए गए हैं बीजेपी की ओर से। इस पर लगातार ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल रामकृपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विश्लेषण के लिए।